हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नीरव चौकसी के बाद अब चौकीदार रमन सिंह का दामाद करोड़ों लेकर देश छोड़ भागा। अभी तक तो बीजेपी नेताओं के करीबियों पर देश के बैंकों का पैसा लेकर भागने का आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब तो बीजेपी नेताओं के दामाद भी इसमें शामिल हो गए हैं। ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है। छत्तीसगढ़ के 3 बार मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह के दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता के खिलाफ। पुलिस के अनुसार रमन सिंह के दामाद डॉक्टर पुनीत पर रायपुर स्थित सरकारी अस्पताल का सुपरिटेंडेंट रहने के दौरान 50 करोड़ की वित्तीय अनियमितता का आरोप है, जिसमें वहां की पुलिस ने पुनीत के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। पुलिस ने लुकआउट नोटिस को आईबी को भेज दिया है और खबरों के मुताबिक इस नोटिस को आईबी की मदद से देश के सभी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों में भेजा जाएगा। वहीं इस मामले में रायपुर एसपी आरिफ शेख ने कहा है कि डॉक्टर पुनीत गुप्ता के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस को आईबी को भेजा जा रहा है। हम इंश्योर करना चाहते हैं कि डॉक्टर पुनीत देश से बाहर ना जा सके। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया, हेलो भाई, अपने चौकीदार की चौकीदारी में अब उनके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद भी सरकारी क्या खजाने को करोड़ों का चूना लगाकर नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या के बाद देश छोड़कर भाग गए। डॉक्टर पुनीत पर है 50 करोड़ के गबन का आरोप। पुलिस के अनुसार डॉक्टर पुनीत गुप्ता पर आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, सरकारी खजाने से बेचा खर्च और नकली ऑडिट करवाने और 50 करोड़ के गबन का आरोप अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गुप्ता के खिलाफ केस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर के सहारे ने दर्ज कराई है। भूपेश बघेल सरकार गुप्ता को हटाकर डॉक्टर सहारे को लाई थी। सहारे की शिकायत का आधार 18 पेज की रिपोर्ट तैयार की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गबन के आरोप की जांच के लिए एक 3 सदस्यों वाली कमेटी बनाई थी। 8 मार्च को सरकार को सौंपी गई इस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 1. बैंक से पैसे लेने के लिए गुप्ता ने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की डिटेल्स भेजी उसे सरकार से अप्रूव नहीं करवाया गया। 2. अस्पताल के रिकॉर्ड में लिखा है कि एक चार्टेड अकाउंटेंसी फर्म से ऑडिट करवाया जा रहा था, जबकि फर्म का कहना है कि हमने तो कोई ऑडिट किया ही नहीं, हमारे लेटर हेड पर किसी और ने दस्तखत किए हैं। 3. अस्पताल से ऐसे टेंडर जारी हुए जिनकी रकम अनुमान से कहीं ज्यादा थी। सिक्योरिटी के लिए टेंडर 6 करोड़ 66 लाख का निकला, लेकिन एजेंसी को 21 करोड़ 19 लाख में ठेका मिला। 4. डीकेएस अस्पताल में ऐसे लोगों पर काम पर रखा गया जो पात्र नहीं थे और उन्हें तनख्वाह भी पे ग्रेड से बढ़ाकर दी गई। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जनता के सामने भाजपा का घोषणा पत्र आ चुका है। भाजपा अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कहती है। ये सब सुनने में थोड़ा साहित्यिक और गंभीर लग सकता है, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। ऐसा लगता है कि बीजेपी वादों को पूरा करने का नहीं बल्कि ना पूरा करने का संकल्प लेती है, और ये कोई हवाई बात नहीं है। बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि भाजपा ने 2014 के मैनिफेस्टो में 393 वादे किए थे। इसमें से 365 वादों का विश्लेषण किया गया है। कुछ वादे दोहराए गए थे, इसके लिए उन्हें विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया। बीबीसी के विश्लेषण में जो परिणाम आए उसने भाजपा के संकल्प की पोल खोल दी। भाजपा 346 में से मात्र 117 वादों को ही पूरा कर पाई है। इनमें भी अभी कई तरह की कमियां और खामियां हैं। बीजेपी एक दक्षिणपंथी पार्टी है, लेकिन इसने 2014 का घोषणा पत्र किसी सेंटर राइट पार्टी की तरह था। अब स्थिति बदल गई है। 2019 का मैनिफेस्टो घोर दक्षिणपंथी विचारधारा के विष में डूबा हुआ है। इस बार का घोषणा पत्र देखकर बीजेपी के अंदर पैदा हुए व्यक्तित्व का भी पता चलता है। 2014 में बीजेपी के घोषणा पत्र के कवर पर नरेंद्र मोदी समेत 11 वरिष्ठ नेताओं की तस्वीर थी। 2019 के घोषणा पत्र के कवर पर सिर्फ एक व्यक्ति की तस्वीर है, वो है नरेंद्र मोदी। 2014 के घोषणा पत्र की शुरुआत जहां महंगाई, कालाधन, भ्रष्टाचार आदि जैसे मुद्दों से हुई थी, वहीं 2019 की मैनिफेस्टो की शुरुआत आतंकवादी, राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और वामपंथी उग्रवाद से हुई है। आतंकवाद,
राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा जैसे शब्द पहले भी सुने हुए हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने एक नया शब्द कॉइन किया है, वामपंथी उग्रवाद। बीजेपी ने शायद इस शब्द का इस्तेमाल नक्सली और माओवादी आंदोलन से जुड़े लड़ाकों के लिए किया गया है। इससे पहले किसी राजनीतिक पार्टी में कभी अपने मैनिफेस्टो में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। खुद बीजेपी के 2014 के मैनिफेस्टो में इस शब्द का कहीं जिक्र नहीं था। 2014 के मैनिफेस्टो में सिर्फ एक जगह उग्रवाद शब्द आता है और एक जगह माओवादी शब्द का। वामपंथी उग्रवाद पूरे मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा, लेकिन इस बार बकायदा एक पॉइंट इसे डेडिकेट किया गया है, जिसमें लिखा है, हमने वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध बहुत सख्त कदम उठाए हैं, जिसके फलस्वरूप इन उग्रवादियों का कार्य क्षेत्र सीमित कर दिया गया है। अगले 5 सालों में हम इसके विरुद्ध और अधिक कारगर कदम उठाएंगे, जिससे कि अगले 5 वर्षों में कई खतरे को दूर करने में हम सफल हो सके। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इस क्षेत्र को हमने विकास के कार्यों, जिसमें सड़क, मोबाइल फोन, स्कूल, चिकित्सा सेवा शामिल हैं, 5 सालों में बहुत प्रगति की है। हम इस कार्य को ज़्यादा गति से चलाएंगे ताकि ये पिछड़े क्षेत्र भी सुविधाओं के लाभ से आगे आ सके। गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर भी वामपंथी उग्रवाद के नाम से एक प्रभाग है, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित माना गया है। गृह मंत्रालय की वेबसाइट भले ही माओवादियों को विकास विरोधी बता रही है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर माओवादी विकास के नाम पर जंगलों और आदिवासियों को उजाड़ने जाने के खिलाफ खड़े हैं, तो सरकार विकास के नाम पर कॉरपोरेट ताकतों की रक्षा में सुरक्षा बल के साथ तैनात है। माओवादियों की हिंसा के जवाब में सुरक्षा बलों की हिंसा का शिकार भी आदिवासी होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी ने सिर्फ वामपंथी उग्रवाद का जिक्र क्यों किया है? जारी है, भारत के अंदर उग्रवाद फैलाने वाले सिर्फ वामपंथी विचारधारा के उग्रवादी नहीं है, दक्षिणपंथी उग्रवाद भी है। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद इस उग्रवाद ने खुद का अपराध के नई ऊंचाइयों को स्थापित किया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और नागालैंड से लेकर गुजरात तक शायद ही कोई राज्य हो जहां गौरक्षा नाम पर मॉब लिंचिंग नहीं हुई हो। मोहम्मद अखलाक ने लेकर रकबर खान तक 2014 से 2018 तक के बीच में मॉब लिंचिंग के 130 मामले पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं। साल 2014 से लेकर साल 2018 तक गौरक्षा के नाम पर हुए 87 मामलों में 50% शिकार मुसलमान हुए। क्या मोदी सरकार इसे उग्रवाद नहीं मानती? जाहिर नहीं मानती। अगर मानती तो मोदी सरकार की केंद्रीय मंत्री बीफ ले जाने के शक में मारे गए अलीमुद्दीन के 8 हत्यारोपियों को फल माना और मिठाई से स्वागत नहीं करते। जुलाई 2018 में जब ये हत्यारोपी जमानत पर बाहर निकले, तब केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने इन आरोपियों को माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही बीजेपी जिला कार्यालय में मिठाई भी बांटी गई है। यूपी के दादरी में गौमांस की अफवाह की वजह से जिस अखलाक अहमद की हत्या की गई है, उस अखलाक के आरोपियों बीजेपी की रैलियों में शामिल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, यूपी के उप मुख्यमंत्री उनका स्वागत भी कर रहे हैं। 2019 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गौरक्षा के नाम पर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या की गई थी। इस हत्या के लिए बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल के कार्यकर्ता आरोपी हैं। और भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें दक्षिणपंथी हिंदूवादी आरोपी और दोषी हैं। क्या इसलिए बीजेपी दक्षिणपंथी उग्रवाद को उग्रवाद नहीं मानती? जहां तक वामपंथ के नाम पर होने वाले उग्रवाद की बात है, तो इसमें ज्यादा जान नहीं बची। माओवादियों को हवा कितना ही क्यों न खड़ा हो जाए, यह सबको पता है कि वो अपने इतिहास के सबसे कमजोर क्षण पर खड़े हैं। लेकिन जो उभर कर सामने आया है वो है दक्षिणपंथी उग्रवाद। मीडिया आखिर इतनी खामोश क्यों है? क्या बीजेपी अपने सभी 2014 के वादे पूरे कर चुकी है? सोमवार को बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र जारी करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे मन में साफ है, 1 मिशन 1 डायरेक्शन। सरकार की सबसे बड़ी कसौटी यह नहीं है कि क्या दिया, बल्कि कसौटी यह होती है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा या नहीं। हम आज़ादी के
75 साल में 75 लक्ष्य लेकर चले हैं, लेकिन क्या मोदी सरकार ने जो वादे 2014 में देश के किए थे वो पूरे हो गए या नहीं? अगर नहीं हुए तो क्या मीडिया ने सरकार को लेकर इसकी आलोचना की या सरकार को उसके नाम करने के तरीके पर घेरा? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसे देश की जनता को जानना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव में गंगा सफाई, सालाना 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, किसानों की आय दुगनी, अच्छे दिन जैसे अनेकों वादे किए थे। जब गंगा सफाई को लेकर तमाम रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि गंगा पहले के मुताबिक और भी गंदी हुई है, रोजगार को लेकर रिपोर्ट के साथ साथ समूचा विपक्ष मोदी सरकार पर आरोप लगाता है कि रोजगार 45 साल के न्यूनतम स्तर पर है। 100 स्मार्ट सिटी की हकीकत किसी से छुपी नहीं है। किसान जाने कितनी बार मुंबई दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर दस्तक दे चुके हैं, मगर मोदी सरकार ने किसानों की बात सुनने की बजाय उन पर आंसू गैस के गोले डाल दिए। ऐसा ही स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना क्या धरातल पर उतर पाई है? ये सभी सवाल हैं जो मीडिया को देश की गरीब जनता से पूछने चाहिए। अगर मीडिया ने सरकार से सवाल नहीं पूछा है तो यानी बीजेपी की मोदी सरकार ने ये सभी वादे पूरे कर लिए हैं। ये सवाल देश की हर एक व्यक्ति को पूछना चाहिए। सिर्फ 5 बूथों पर वीवीपीएटी पर्चियों का मिलान मतलब मन मुताबिक ईवीएम हैक करने की आजादी। ईवीएम विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हर विधानसभा क्षेत्र के 5 पोलिंग बूथों के परिणामों का वीवीपीएटी मशीनों की पर्चियों के साथ मिलान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने आलोचना की है। आरजेडी ने ट्वीट कर एक विधानसभा के केवल 5 बूथों की पर्चियों के मिलान को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से एक क्रूर भद्दा मजाक करार दिया है। आरजेडी ने ट्वीट किया है, एक विधानसभा में सिर्फ 5 बूथों पर वीवीपीएटी पर्चियों का मिलान मतलब लोकतंत्र की आत्मा को ही मन मुताबिक हैक, प्रोग्राम या बदल ही डालने की आजादी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के नाम पर एक भद्दा क्रूर मजाक, मानो लोकतंत्र की अवधारणा पर ही तानाशाही मंसूबे पालने वाले ने थूक दिया हो। 6.75 लाख ईवीएम की वीवीपीएटी पर्चियों से मिलान की थी मांग। 21 राजनीतिक दलों ने लगभग 6.75 लाख ईवीएम की वीवीपीएटी पर्चियों से मिलान की मांग की थी। इस विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 50% वीवीपीएटी पर्चियां की गिनती की जाने पर लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा में 6 दिनों की देर होने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि यह कोई गंभीर विलंब नहीं है, बशर्ते कि यह चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता सुनिश्चित करता हो। आपको बताते चलें कि चुनाव आयोग अभी तक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1 मतदान केंद्र और लोकसभा चुनाव में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1 मतदान केंद्र में इस प्रक्रिया का पालन करता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब हर विधानसभा क्षेत्र में 5 बूथों पर ईवीएम वीवीपीएटी का औचक मिलान करना होगा। अभी तक चुनाव आयोग 4125 ईवीएम और वीवीपीएटी के मिलान कराता था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद अब 20,625 ईवीएम और वीवीपीएटी का मिलान किया जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी सांसद वीके सिंह को दिखाए गए काले झंडे, ये चोर है के लगे नारे। वोट देने से पहले अपने सांसद के 5 सालों के कामकाज की जांच कर लेने की तमाम जनता, लेखक, वैज्ञानिक, बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्रियों की अपील से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इसकी बानगी सोमवार को पश्चिमी यूपी के लोकसभा क्षेत्र गाजियाबाद में तब देखने को मिली जब एक चुनावी जनसंपर्क के दौरान 50 से 60 स्थानीय लोगों ने बीजेपी सांसद और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह को काले झंडे दिखाए और वीके सिंह हाय हाय के नारे लगाए। समाचार चैनल एन न्यूज से प्राप्त वीडियो के अनुसार इस बीजेपी के नेताओं से नाराज 50 से 60 स्थानीय लोग वीके सिंह के काफिले को देखकर सारे दल्ले चोर हैं, वीके सिंह हाय हाय जैसे नारे लगाने लगे। वहीं वीके सिंह के काफिले को देखकर ये चोर है के भी नारे लगने लगे। वहीं आज तक के अनुसार इस नारे के दौरान वीके सिंह के समर्थकों और ग्रामीणों में हाथापाई होने की आशंका थी। आपको बताते चलें कि लोकसभा चुनाव से पहले चरण के मतदान का चुनाव प्रचार मंगलवार
शाम 5 बजे थम जाएगा। ऐसे में राजनीतिक दलों लगातार रैलियों के जरिए वोटरों को साधने में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक और तमिलनाडु किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा रद्द हो गया है। आज के लिए इतना ही। आशा करती है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे YouTube चैनल यानी माइंड दी न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। हम एक बार फिर से ऐसे ही कई सारे सनसनीखेज खुलासों के साथ आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार और शुक्रिया।